नमस्कार साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे आपके लिए शाम को 8 बजे जीके जीएस और एक हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का यानी कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस के और 20 क्वेश्चंस हिंदी के, ठीक है, कंप्लीट सेशन रहता है जो कि यूपी पुलिस वालों के लिए और एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कि अभी एग्जाम देना है एसएससी जीडी का। और यूपी पुलिस का एग्जाम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देना है क्योंकि एग्जाम इतने बड़े लेवल का है। तो आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के आइए और साथ में जुड़ जाइए क्योंकि सेशन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है कि सेशन को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और कमेंट करके अपना जो स्कोर है यानी कि प्रैक्टिस कार्ड का उसका जरूर बता देना है, ठीक है ना, कि कितने आप लोगों ने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट। कह रहा है ओ सुअरी पर्व। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गंदा है लेकिन कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। ओ सुअरी पर्व यानी कि ओ सुअरी फीस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? राज्य यानी कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, किस में मनाया जाता है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों ये अंडमान और निकोबार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओ सुअरी पर्व ये एक दोस्तों डांस है यानी कि एक नृत्य है। ये कब मनाया जाता है? जब घर में कोई सदस्य मर जाता है यानी कि मृतक मुखिया, मुखिया क्या यानी कि कोई भी सदस्य मर जाए तो जब अपने यहाँ भी दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने कि विदाई में कोई कोई क्या होता है, हम लोग ढोल कभी कभी बजवा देते हैं, ठीक है। वैसे ही इन लोगों के यहाँ भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि आदिवासी नृत्य है ये, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी जनजाति ज्यादा पाई जाती है तो हम लोग लिख देते हैं इसमें आदिवासी, ठीक है। ये डांस हो जाएगा जब लोग मर जाते हैं उनके यहाँ, तब उनकी विदाई में ओसवरी डांस यानी कि ओसवरी पर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। आज हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चन, ठीक है, किसके? 3D ज्योमेट्री के, जो कि अभी हर शिफ्ट में बच्चों से बात की गई, बच्चों ने बताया कि सर हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3D से पूछे गए। इसमें हम लोगों ने सिलेंडर और सिलेंडर के बाद कोन, कोन के बाद दोस्तों स्फेयर और स्फेयर के बाद सर्कल, सर्कल के बाद क्यूब, क्यूब के बाद क्यूबॉइड। आज दोस्तों पूरा का पूरा क्या है, 3D हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। आज 3D डायमेंशन पूरा फिनिश कर दिया है। तो आप लोग इसको जरूर देखें। इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम से ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इससे जरूर देख लेना। अभी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इसको सेशन कर मतलब फिनिश करने के बाद उस सेशन को भी देख लेना। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश है। मैंने कई बार बताए हैं आप लोगों को, चलिए आज एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आ जाता है हमारा चाइना, ठीक है। चाइना के बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है भूटान, भूटान के बाद हम लोग कर लेंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल आ गया। नेपाल के बाद आ जाएगा बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे 7 कंट्रीज जो कि भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें देख लीजिए जो देश ना हो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जापान ये तो दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। और जो एशिया में पूर्व में वो जापान स्थित है, एशिया के पूर्व में यानी कि ईस्ट में, ठीक है। पूर्व में यानी कि इसी वजह से जापान को क्या सूर्य के उदय का देश भी कहा जाता है। सुकुमारों का देश तो कहा ही जाता है, सूर्य के उदय का देश भी कहा जाता है क्योंकि सूरज पूर्व से ही निकलता है और पूर्व में स्थित है जापान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 400 ईसा पूर्व में कह रहा है किया था, 126 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में या 550 ईसा पूर्व में? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर मकदूनिया, मकदूनिया का शासक कौन था? सिकंदर था, यूनान का शासक था। यूनान यानी कि आज के समय में हम लोग एथेंस उसको यानी कि ग्रीक समझ लेंगे, ठीक है। ये सब हमारे लोगों के पश्चिम में है, ठीक है ना, अफ्रीका के थोड़ा ऊपर। जो इसका क्या कहते हैं, वो नदी नहीं है पनामा नहर और वगैरह वो नदियां है ना, वहीं का मिस्र का है, मिस्र की नील नदी। वहीं एथेंस यानी कि यूनान से संबंधित था सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में आया था। भारत विजय अभियान के तहत इसने खैबर दर्रा पास किया। कौन सा?
खैबर दर्रा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से दर्रा पास करके, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, खैबर दर्रा पास करके सिकंदर भारत में आया था, ठीक है। और इसने झेलम और चिनाब के जो मध्य का क्षेत्र था वहां पर पोरस का राजा था। कौन था? पोरस का राजा। इनके बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, सिकंदर और पोरस के राजा के बीच में। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं उसको, या झेलम का युद्ध भी कह देते हैं, या झेलम को वितस्ता नदी भी कहा जाता है ना, इस वजह से इसको वितस्ता का युद्ध भी कह दिया जाता है। 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का या वितस्ता नदी का युद्ध। खैबर दर्रा से भारत में आया था सिकंदर, ठीक है। यूनान का यानी कि मकदूनिया का शासक था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपनी ओडिसी नृत्य शैली, ओडिसी यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा में होता है ओडिसी, ठीक है। नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध यानी कि फेमस खाली स्थान, कह रहा है एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यानी कि डांसर है, वो भी गर्ल्स, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट अपने वजह से ही हो जा रहा है, क्योंकि फीमेल, फीमेल का क्या है कि अपने संसद में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है, तो जितना प्रतिनिधित्व उनका संसद में है उतना ही प्रतिनिधित्व पेपर में भी है उनका है, ठीक है। 1/3 पूरे अगर 100 क्वेश्चन आने हैं तो 30 क्वेश्चन केवल गर्ल्स से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन आने हैं तो 1/3 इसका निकाल लीजिए, 80 का 1/3 कितना हो जाएगा? 25 26 लगभग निकल के आ जाएगा, तो लगभग 25 से लेकर के 26 क्वेश्चन जीके जीएस के गर्ल्स से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की। देखिए कितनी बड़ी हस्ती थी वो, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र यानी कि डांस सेंटर की स्थापना भी की, और वर्ष 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन था ऐसा? तो ये दोस्तों थी सोनल मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोनल मान सिंह ये दोस्तों एक फेमस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उन्होंने 1992 में उनको पद्म भूषण दिया गया। 2003 ईस्वी में इनको दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1987 ईस्वी में, कब? 1987 में संगीत नाटक अकादमी कलाकार भी दिया गया, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। चैम्बर है ये, किसका है चैम्बर? कॉमर्स का और इंडस्ट्रीज वाले लोगों का, ठीक है। वैसे चैम्बर मीन्स चबूतरा, यानी कि चबूतरा में आरसीसी में सीमेंट सरिया गिट्टी मोरम लगे होते हैं। अब लेकिन ये वाला चैम्बर ऐसा नहीं है, ये आदमियों से लोगों से बना हुआ चैम्बर है। कौन कौन से आदमी लगे हैं उसमें? कॉमर्स के आदमी लगे हुए हैं और इंडस्ट्री वाले आदमी लगे हुए हैं, ठीक है। इंडियन चैम्बर है एक, फिक्की, ठीक है। कह रहा है कि इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1927 ईस्वी में किसने किसने इसका गठन किया था? इसका गठन किया था घनश्याम दास बिड़ला ने। किसने? घनश्याम दास बिड़ला प्लस कौन हो जाएगा? पुरुषोत्तम ठक्कर, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिल करके इसका गठन किया था महात्मा गांधी जी के कहने पर, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर, इन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर 1927 ईस्वी में फिक्की की गठन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट नंबर प्राइमरी क्षेत्र यानी कि प्रथम क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड नंबर द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड नंबर तृतीयक क्षेत्र। थर्ड नंबर यानी कि सेवा क्षेत्र होता है। इसी के अंतर्गत जो है ये हमसे पूछ रहा है परिवहन और भंडारण, क्योंकि परिवहन गवर्नमेंट हमारी सेवा के लिए चलाती है ना, उत्तर प्रदेश परिवहन, भारत सरकार परिवहन, रेल मंत्रालय, भारत रेल मंत्रालय। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, और जो भी ये पशुपालन है और जितने भी उद्योग हैं, मत्स्य उद्योग, मतलब उद्योग नहीं मत्स्य उद्योग, ये जितने भी खाने पीने से संबंधित है, ठीक है।
ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट नंबर प्राथमिक क्षेत्र में। सेकंड नंबर में आ जाता है दोस्तों उद्योग और इंडस्ट्री। ठीक है, ये जितने भी उद्योग हैं ये सभी, चाहे वो पंजीकृत हो चाहे वो गैर पंजीकृत हो उद्योग, ठीक है, जैसे विद्युत उद्योग, गैस उद्योग, जल आपूर्ति उद्योग, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत मैंने बता दिया आप लोगों को कि सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए दोस्तों कि आप लोगों ने कौन कौन से अपने ऑप्शन करेक्ट लगाए हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सुबह 11 बजे हम लोग अभी 3D मैथ की एक इंपॉर्टेंट क्लास जो कि फिनिश क्लास है, अगर आप लोग केवल उस क्लास को देखेंगे तो 3D ज्योमेट्री आप लोगों की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में, किसमें, उत्तर पूर्वी राज्य में, जो जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसमें सबसे अधिक है? नागालैंड में सबसे अधिक है। नागालैंड, नागा लोगों की रहने वाली जमीन। मिजोरम में, जहाँ मिजो लोग रहते हैं यानी कि मिजो जनजाति रहती है। मणिपुर, मड़ियों का देश। या तो फिर असम। तो बताइए, कह रहा है कि कहाँ पर अधिक है? दोस्तों मिजोरम में सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में कितनी है दोस्तों साक्षरता दर? 99.33%, सबसे अधिक है उत्तर पूर्वी राज्यों में से। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आता है मिजोरम। सेकंड नंबर में कौन सा आ जाता है? नागालैंड आ जाता है। बहुत बढ़िया, नागा साधु लोग रहते हैं यानी कि पढ़ाई भी कर रहे हैं वहाँ पे। 79.6% ये नागा लोगों की है, नागालैंड की। मणिपुर, मणि भी निकाल रहे हैं और पढ़ाई भी करते जा रहे हैं साथ साथ में, ये हो जाएगा 76.9%। ठीक है, मणि भी निकाल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। मणि निकाल के पैसा कमाया, अब पैसा कमा करके पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहना चाहिए सबको, क्योंकि बिना ज्ञान नर पशु समाना। ठीक है, बिना ज्ञान के नर कैसा है? पशुओं के समान है। क्या होगा? पशुओं के समान भटकते रहना, यहाँ बैठे वहां बैठे। इससे अच्छा पढ़ाई करो यार, कुछ भी पढ़ो। ये जरूरी थोड़ा है कि नहीं पढ़ते ही रहो नौकरी के लिए, कुछ भी पढ़ो। असम की साक्षरता दर कितना है? 72.7%। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ज्ञान की तरफ आप लोग जरूर बढ़ते रहिए। कह रहा भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? देखिए फिर से आ गया गर्ल्स का क्वेश्चन। मैंने बता दिया विमेन यानी कि गर्ल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर में। ठीक है, ये तो जरूर पूछी जाएंगी आप लोगों से। 1/3 केवल इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय खिलाड़ी कौन है? नवजोत कौर। कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, या तो टेबल टेनिस खेलती हैं, या लॉन टेनिस खेलती हैं। क्रिकेट का तो नाम नहीं है। ठीक है, तो क्रिकेट का ऑप्शन आप लोग भूल जाइए। ये दोस्तों हॉकी खेलती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी खेलती हैं। हॉकी की ये मिड फील्डर है। क्या है? सॉरी, मिड फील्डर। ठीक है, बीच में खेलती हैं ये, मिड फील्ड में। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, उसकी दोस्तों टीम की ये हिस्सा थी। उसमें भारत ने 4th रैंक हासिल की थी। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत पूरे विश्व में हॉकी में 4th रैंक, क्योंकि हॉकी हमारे भारत का नेशनल गेम है ना, इस वजह से 4th रैंक की दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी बात कह दे रहे हैं। हमारी गर्ल्स बहुत मेहनत कर रही हैं। चलिए कम से कम 4th रैंक लेके तो आई। बहुत सारी गर्ल्स तो घर में रह रह के कुछ कर ही नहीं रही हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? 8 प्रमुख उद्योगों में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि 8 प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आता क्या क्या है। 8 प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आ जाता है सबसे पहले रिफाइनरी। ठीक है, ये जो हम लोग को कच्चा तेल रिफाइन करते हैं, ये सब रिफाइनरी के जितने भी काम है ये नंबर 1 में आता है। नंबर 2 में क्या आ जाता है? नंबर 2 में आ जाता है बिजली, यानी कि हम लोग जो बिजली बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये नंबर 2 में आता है। नंबर 3 में आता है हमारा स्टील प्लांट, लोहा स्टील। नंबर 4 में हम लोगों को क्या आता है? इसमें आता है कोयला। ठीक है, नंबर 5 में क्या आता है? नंबर 5 में आ जाता है कच्चा तेल। ठीक है, क्या? कच्चा तेल। नंबर 6, नंबर 6 में आ जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस हम लोग लिख दे रहे हैं इसको। नंबर 7 में क्या आ जाएगा? सीमेंट आ जाएगा। और नंबर 8 में क्या आ जाएगा? उर्वरक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे।
तो हमसे कह रहा है कि 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है। भैया कोयला भी है, कच्चा तेल भी है, यानी कि कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन तो कह रहा है कि ना तो 1 ना तो 2 नहीं है, केवल 1 और 2 दोनों, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दोनों उद्योगों में से एक नहीं है। दोस्तों दोनों हैं, यानी कि एक नहीं है हम लोगों से पूछा है, वो तो दोस्तों दोनों है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2 नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ना तो 1 ना तो 2, ठीक है ना? यही राइट हो जाएगा। आप लोग इसको मुझको जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कौन सा लगाया है। मेरे हिसाब से तो 1 नंबर ही सही है और बिल्कुल राइट भी है, ठीक है? 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा राज्य ने सितंबर 2023 के चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत की है। किस राज्य ने 2023 ईस्वी में चावथ ई बाजार? ये दोस्तों गोवा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गोवा वाले बीच पे शुरू किया गया है चावथ ई बाजार पहल। ये चावथ ई बाजार पहल क्या है कि इसमें जितने भी लोकल के लोग हैं, वहीं के लोग हैं, वो अपने उत्पादों को लेकर के आए और सभी लोगों के सामने इसको प्लेटफॉर्म है। आप मतलब एक तरह से मान लीजिए ऑनलाइन वाला, आजकल ऑनलाइन का तो जमाना चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो इसमें लेकर के आएंगे लोकल लोग, अपने उत्पादों को इसमें दिखाएंगे और उसका मतलब प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है? ये सामने प्रदर्शित करने के लिए है, प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है? चावथ ई बाजार, चावल से याद रखिए, गोवा ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारत के किस प्रधानमंत्री को? दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इन्होंने पूरा लाइफ अपना अचीवमेंट किया है, ठीक है? 2000 कब से लेकर के, ये तो प्रधानमंत्री भी रहे दोस्तों 2004 से लेकर के 2014 ईस्वी तक, 10 साल दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है? ये तो दोस्तों नंबर 1 में हो गया। मतलब इससे पहले दोस्तों इन्होंने 1991 से लेकर के 1996 ईस्वी तक भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी दोनों उन्होंने काम किया है, ठीक है? वित्त मंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में। तो ब्रिटेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दे दिया हमारे मनमोहन सिंह जी को। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? स्टेल का मतलब होता है दोस्तों रुकना, ठीक है? स्टेलमेट यानी कि अब हम लोग रुक गए, यानी कि किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिससे ड्रा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ड्रा होने को कहा जाता है स्टेलमेट, यानी कि अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, अब स्टेलमेट हो गया। और जो कह रहा है कि किसी एक खिलाड़ी की विजयी की स्थिति, वो होता है चेकमेट, ठीक है? कि अब हम लोगों ने चेक और मेट दोनों कर दिया एक साथ में, अब तुम फिनिश हो गए। स्टेलमेट जिससे ड्रा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? तो कौन थे दोस्तों? भूपेन हजारिका, मतलब कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? दोस्तों लता मंगेशकर भी हैं और भूपेन हजारिका भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और 2019 ईस्वी में मरणोपरांत, ठीक है, मतलब भूपेन हजारिका जी को भी भारत रत्न दिया गया। तो इसका मतलब दोनों लोगों को, लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है? ए और दो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? असम के थे दोस्तों ये भूपेन हजारिका। ये भी दोस्तों क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे और गायक भी थे, ठीक है? इनको 2011 ईस्वी में कब पद्म भूषण भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से, ठीक है? और लता मंगेशकर को तो दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं, सर्वश्रेष्ठ यानी कि लोकप्रिय गायिका थी दोस्तों। 1989 ईस्वी में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है? लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, ये भी याद रखिए। और 2001 ईस्वी में भारत रत्न इनको दे दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायु सेवा के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरप्रीत सिंह, इनको 47वें नंबर का, कौन से नंबर का, 47 नंबर के ये उप प्रमुख अभी नियुक्त हुए हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 19(1)(b) किससे संबंधित है? ये दोस्तों शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मिलित होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19(1)(b), ठीक है ना, 19(1)(b) ये दोस्तों शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मिलित होने से संबंधित है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है 19(1)(a) से संबंधित है। ठीक है, 19(1)(a) से संबंधित है। और भारत के राज्य में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए 19(1)(d), ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है? कह रहा है आयात को, ये आयात है, घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहा जाता है? आयात को घरेलू उत्पादन से घर में ही बदल दिया जाए तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि क्या कहेंगे? तो आयात प्रतिस्थापन कह देंगे और क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको बदलना है तो आयात प्रतिस्थापन हो रहा है, आयात प्रतिस्थापन कह दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। कह रहा है जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य किस नृत्य शैली में किया जाता है? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, ये इनकी एक रचना है। ठीक है, यह कृष्ण भगवान और जो गोपियां थी उनका जो रास था उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, गीत गोविंदम में इन्होंने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी। कब की थी? 12वीं शताब्दी में, यानी कि 12th सेंचुरी में। ठीक है, इसका कह रहा है कि नृत्य शैली में, किस नृत्य शैली में नृत्य किया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य शैली में नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मणिपुरी नृत्य शैली में, वहीं से मणि निकाला है जयदेव जी ने और गीत गोविंद की रचना की, फिर उसी में इन्होंने मणि से डांस भी किया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है अधातु में विद्युत ऋणात्मकता होती है, फिर उसके बाद कह रहा है वे खाली स्थान आबंध बनाती हैं। वे कैसे आबंध बनाती हैं? दो इलेक्ट्रॉनों को घटाकर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करके। दोस्तों अधातु यानी कि नॉन मेटल की हमसे बात कर रहा है। ठीक है, नॉन मेटल ये सभी विद्युत की, मतलब ना तो इनमें विद्युत प्रवाहित होती है, ना तो अब नॉन मेटल है, नॉन मेटल में थोड़ा विद्युत प्रवाहित होगी। नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। और क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा और फ्लोरीन हो जाएगा। ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मकता होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आबंध यानी कि जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ये तो सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट आईपीएल चल ही रहा है, सभी बच्चे अभी 7:30 बजे से बिजी होने वाले हैं, वो भी गए होंगे। तो क्रिकेट का संबंध किस खेल से नहीं है, मतलब किस शब्द से नहीं है? स्प्रिंट से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंट, स्प्रिंट का संबंध है साइकिलिंग से। किससे है? साइकिलिंग। और बाकी सभी जो शब्द हैं यानी कि फॉलो थ्रू, हैट्रिक, क्रीज, ये सभी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि खाली स्थान के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका यानी कि रेट पिटीशन दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत, बताइए आप लोग। अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 270 है, अनुच्छेद 226 है या अनुच्छेद 40 है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या आत्मा कह दिया है इन्होंने संविधान की इसी को? किसको? आर्टिकल नंबर 22 को, यानी कि रिट जारी करने की शक्ति को। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हम लोग रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय में।
ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि मैं केवल जीके के ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज लेके आ पाया हूँ। ठीक है, आज मैं दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं लेके आ पाया हूँ। हिंदी का हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अलग से उसमें टॉप 40 या 50 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का सेशन मैं लेकर के आऊँ। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेकर के आऊँगा, सेपरेट वीडियो। ठीक है, आप लोग मुझको कमेंट करके बता देना। और आज अभी जो मैंने ये 20 क्वेश्चंस का जीके जीएस का ये अभी सेशन फिनिश कराया है, इसका जो स्कोर है आप लोगों का वो मुझको ज़रूर बताइए। ठीक है, कि आप लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए तो फिर मिलते हैं सुबह 11 बजे। मैंने आप लोगों को बता दिया है मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। देखते हैं कि आज बच्चों ने किस टॉपिक पर, अभी मैसेज देखूंगा रात में भेजे हैं, उसी पे हम लोग बना देंगे आप लोगों को वीडियो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।